बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था और इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है उसको भी अच्छे तरीके से कवर करने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है उसके कुछ रूल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहले भी अच्छे तरीके से इनको डिस्कस किया समझा था और आज फिर हम इससे स्टार्ट लेंगे, जो कि पहले भी अभी भी वैलिड है और आइंदा भी वैलिड रहेंगे। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं स्ट्रक्चर या फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, ऐसी कौन सी लिमिटेशन है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उस पर मूव होना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स और अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग या जिसको हम नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कहते थे, टॉप डाउन अप्रोच के साथ इसके बारे में बात करते आए हैं। डियर स्टूडेंट, एज वी हैव लर्नड सो फॉर, C is a language where programs are composed of functions। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शंस बड़े अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल से हमने फंक्शंस को पढ़ा था। प्रोटोटाइप्स, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, उस चैप्टर में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। तो as we have learned so far, C is a language where programs are composed of function। और functions का concept जो है इसको आप इस तरह समझ लें, ये कि आपके पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम ले या आप एक बड़ा सा प्रॉब्लम ले और उसके टुकड़े करना शुरू करें, फिर छोटे छोटे मॉड्यूल हम क्या करते हैं उसके बनाते हैं और फिर मॉड्यूल की जगह पर फिर वो फंक्शन जो है हम उसको लिखना शुरू कर दें जो कि वो मॉड्यूल्स का काम करते हैं और इन सब फंक्शंस को जोड़कर एक मेन प्रोग्राम के कंट्रोल के अंदर रह के इसको हम अपना पूरा प्रोग्राम कहते हैं। ये टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की अप्रोच थी जिसको हमने सेकंड सेमेस्टर में बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से स्टडी किया। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कि मैंने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे, जैसे कि अभी शुरू में भी मैंने कहा, जो अभी भी वैलिड हैं और आइंदा भी वैलिड रहेंगे। इनको थोड़ा सा फिर देख लेते हैं कि आपने जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी है, छोटे छोटे फंक्शन लिखते हैं, कोई लंबे चौड़े जो है वो हम नहीं लिखते। जब भी आपको लगे कि एक फंक्शन जो है वो 2 या 4 पेजेस या स्क्रीन पर उसने आना है या इससे बढ़ रहा है, तो आप क्या करें, उसको छोटा करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू मेक इट कंसाइज एंड एवरी फंक्शन शुड परफॉर्म ए स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। इसके बाद हमने कहा कि फंक्शन के अंदर जहाँ तक हो सके सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट रूल को ओबे करना चाहिए। फंक्शन शुड ओबे सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट रूल। ये डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है एंड इट लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड व्हेन वी कम बैक टू रिविजिट इट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी रिविजिट
का एक वर्ड जो है इसको मैंने यूज़ किया। होपफुली आपको अभी तक याद होगा कि किस सेंस में हमने इसको यूज़ किया, लेकिन फिर भी हम इसको इस सेमेस्टर में भी अभी हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो रिविजिट के कंसेप्ट को हम इस तरह समझते हैं कि when you write useful program, useful code, and you will find that there will be reuse for it, and you will come back and will try to use it again in the same instance or some other requirements. तो जैसे कि आपको याद होगा कि वहाँ पे भी हमने यही एग्जाम्पल देखी थी। हमने कहा था कि एक बैंक के लिए अगर आपने कोई सिस्टम लिखना है जिसमें आपने क्या करना है कि नंबर्स को वर्ड में एक्सप्रेस करना है, और फिर आपको ख्याल आएगा कि हाँ जी, हमने जो 2-3 साल पहले हमने एक फंक्शन ऐसा लिखा था, उसका कोड क्या था, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो वो when we follow the rules of good structure programming, तो वो जो 2-3 साल पहले जो लिखा हुआ कोड जो है, आपने जो लिखा हुआ कोड था, जब वो उसको दोबारा खोलेंगे तो हम आसानी से हमें समझ आ जाएगी कि हमने किस मॉड्यूल को चेंज करना है या मॉडिफाई करना है, किस मॉड्यूल को चेंज करना है या मॉडिफाई करना है। इसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि अपने कोड को कमेंट किया करें, अपने कोड को कमेंट किया करें। अब उसकी भी हमने एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल जो है वो देखी थी, और अभी भी हम देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करें कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी जो मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी थी, तो उसमें सपोज मे बी फर्स्ट टाइम जब ये सिस्टम आप बना रहे हो तब आप कोडिंग की हो आपने, और सपोज अभी आप अवेलेबल नहीं हैं, खुदा न खास्ता, या आपका जो दूसरा साथी है अगर वो इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो अगर आपने उसके साथ हर फंक्शंस के साथ, पैरामीटर्स के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ अगर आपने उसको प्रॉपरली कमेंट किया होगा, तो वो जो नया बंदा होगा तो उसको भी वहाँ पे मॉडिफिकेशन में आसानी होगी। सो दैट्स वाई जो है आपको ये भी कहा था कि अपने कोड को हमेशा कमेंट किया करें, बिकॉज योर कमेंट्स आर ओनली नॉट यूज्ड बाय अदर पीपल बट बाय योरसेल्फ आल्सो। देयरफॉर you should write useful and lots of comments. At least comment what the function does, what are its parameters, and what does it return back. The comments should be meaningful and useful about the processing of the functions. So that's why comments are very important. इससे ये होगा कि बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाती है। और प्लीज़ डोंट राइट यूज़लेस कमेंट्स। कोई यूज़लेस कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके प्रोग्राम में, कोड में कोई लूप जो है वो यूज़ हो रहा है, फॉर लूप हो रहा है, वाइल लूप हो रहा है, डू लूप हो रहा है, तो आप ये ना हो कि उसके ऊपर आप ये लिखें कि दिस इज़ लूप। डेफिनेटली ये तो सबको पता है कि ये लूप ही है, तो इस तरह के कमेंट्स जो हैं उसको आप ना लिखें। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, वो आपको पता है कि वो अभी भी वैलिड है और बाद में भी वैलिड होंगे। You should use the principle of structured programming as the basis of our programming. Dear students, now let's see the limitation of structure programming. अब हम जो है इसकी limitations को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि why we need to move object oriented programming, कि object oriented programming पे हमें क्यों मूव होना पड़ा, या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है उसकी ऐसी कौन सी लिमिटेशंस थी कि जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मूव होना पड़ा। Now let's see the limitation of structure
programming. When we design a functional program, the data it requires to process is an entity that lies outside of the program. We take care of the function rather than the data it is going to process. When the problem became complex, we came to know that we can't leave the data outside. Somehow, the data processed by the program should be present inside it as a part of it. जब problem जो हैं they became complex, it turned out we can't leave the data outside. Somehow data जो है इसको प्रोग्राम के अंदर शामिल करने की ज़रूरत है और एक न्यू थॉट प्रोसेस जो है ये चलना शुरू हुआ कि जी instead of the program being driven by a function, a program should be driven by data. चलें इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. अब MS Word की एग्जांपल है. MS Word ऑलमोस्ट वी नो दैट आजकल के दौर में जो है हर कोई बंदा जो है MS Word जो है ऑलरेडी नो दैट अबाउट MS Word. तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं और बहुत सी कॉमन सी एग्जांपल देखते हैं कि उसमें अगर आपने देखा हो कि अगर आपने किसी लफ्ज़ या वर्ड को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो तो आप क्या करते हैं. सबसे पहले आप क्या करते हैं कि वो जो वर्ड होता है डेटा जो है उसको आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर बोल्ड की ऑप्शन को आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं. तो यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि डेटा जो है वो पहले आता है, वर्ड जो है वो पहले आता है और फिर उसके बाद जो है आप फंक्शन वो आता है जो कि उसको बोल्ड करता है. द डेटा बिकेम फर्स्ट एंड देन द फंक्शन टू मेक इट बोल्ड. यानी कि आपका डेटा जो है वो पहले आता है और फिर आपका फंक्शन जो है वो उसको क्या करता है, बोल्ड करता है. सो दिस इज programming driven by data. This approach originated the object-oriented programming. Dear students, अभी तक हम लिखते आए हैं स्क्वायर एक्स. स्क्वायर का फंक्शन जैसे कि आपको याद होगा कि हमने यूज़ किया था और स्क्वायर के फंक्शन में हम जब भी हमने किसी नंबर का स्क्वायर लेना होता है तो हम उस वेरिएबल्स को इस फंक्शन में पास करते हैं तो वो फंक्शन हमें उस नंबर का स्क्वायर जो है वो फाइंड करके बता देता है. तो हम कहते हैं कि स्क्वायर करना है, किसको करना है, फिर हम उसको वो जो नंबर्स होता है वो वेरिएबल जिसमें हमने उस नंबर को स्टोर किया होता है फिर हम वो वेरिएबल जो है वो उस फंक्शन को पास करते हैं. यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि लफ्ज़ जो है, जो वर्ड जो है, पहले सिलेक्ट करो और फिर बताओ करना क्या है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को बोल्ड करते हैं या इटैलिक करते हैं. तो वो जो है वो क्या आता है, बाद में आता है. नाउ प्रोग्रामिंग अप्रोच इज बीन ड्रिवन बाय डेटा. जब प्रोग्रामिंग की कम्प्लेक्सिटी इस लेवल पर पहुंची कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है started reach its limit, then people starts to think of new way of doing things. That new way became object-oriented programming. Dear students, in the early 1980s, a scientist in Bell Labs, Bjorn Stroustrup, started working in enhancing C language to overcome the shortcoming of structured approach. It is a functional language. It doesn't understand data. Data अंदर नहीं आ सकता, etc. etc. So he starts evolving this language. तो पहले जो है
इसका जो नाम सी विद क्लासेस जो है इसका नाम पड़ा, और फिर सी विद क्लासेस से चलते चलते सी प्लस प्लस, इट इवेंचुअली फाउंड द नेम सी प्लस प्लस, और फिर इसके बाद इसका फॉलो अप आया विद जावा। सी प्लस प्लस या सी विद क्लासेस, इसके अंदर सिर्फ क्लासेस का कंसेप्ट नहीं, कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम पहले बात करेंगे, और क्लासेस ऑब्जेक्ट्स जो हैं फिर हम इसमें बाद में हम इनके पास पहुंचेंगे और फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट जो हैं ये क्या होते हैं। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि फंक्शंस को हमने डिटेल से जो है डिस्कस किया था, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी की थी, आपने असाइनमेंट जो है वो भी सबमिट की थी, और इसमें आपने ये भी देखा था कि कुछ फंक्शंस ऐसे भी थे जिनको हम कुछ डेटा जो है भी पास करते थे, और पास करके वो फंक्शन इनको प्रोसेस करता था और डेटा को हमें वापस दे देता था। कई जगह पर आपने नोटिस किया होगा, एक फंक्शन को 3 या 4 आर्गुमेंट्स अगर आप पास करते हैं तो वो 2 या 3 जो हैं वो वही जा रहे होते हैं और 2 या 3 हम बदल बदल कर दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है पावर, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पावर का एक फंक्शन है और इसमें हम 2 पैरामीटर में पास कर रहे हैं x एंड n। So where x is the number to take power of and n is the power to which x is required to be raised. Suppose using this function you came to know that 90% of the calls are for squaring the number x in your problem domain. Then this is the case where default function arguments can play their role. When we find that there are some parameters of a function that by and large are passed the same value, then we start using default function argument for those parameters with default function arguments. जब हम फंक्शन का प्रोटोटाइप, डियर स्टूडेंट, जब हम, आपको याद होगा, जब हम फंक्शन के प्रोटोटाइप लिखते हैं या फंक्शन की डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर जहां आर्गुमेंट लिस्ट है वहीं ये हम वैल्यूज़ देने लग जाते हैं। तो इसको अगर आप स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रोटोटाइप लिखी हुई आपको नज़र आएगी, तो जिसमें हो क्या रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है f, उसका नेम क्या है f, और इसको 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक इंटीजर और एक डबल। चलें इसको हम एक एग्जांपल जो है उससे हम देखते हैं। ये स्क्रीन पे अगर आप एक फंक्शन जो है वो नज़र आ रहा है जो क्या कर रहा है कि जो 2 पैरामीटर्स लेता है, पहला इंटीजर है और दूसरा डबल है, और फिर वो उसके साथ कुछ कैलकुलेशन जो है वो करता है। अब सपोज i और x ऐसे हैं जिनको बाय एंड लार्ज एक ही किस्म की वैल्यू पास हो रही होती है और कभी कभी इनके चेंज की ज़रूरत होती है। तो वो जो वैल्यूज़ है जो बार बार इस्तेमाल हो रही होती हैं, इनको हम प्रोटोटाइप या डेफिनेशन की पहली लाइन जो है उसमें हम शामिल कर देते हैं। अब हमने जो एग्जांपल इसमें हमने देखा
कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन में आप देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं इस फंक्शंस को एज आर्गूमेंट, टू वैल्यूज़ जो हैं वो पास हो रही हैं, एक इंटीजर और एक डबल, पहला इंटीजर और दूसरा डबल। तो हम करेंगे क्या कि इंटीजर जिसको कॉमन वैल्यू जो है 1 और डबल की जो कॉमन वैल्यू है वो 10.5 है। तो स्क्रीन पर जो लाइन या प्रोटोटाइप में हम कुछ इस तरह लिखेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वाइड एफ इंटीजर i इक्वल टू 1 डबल x इक्वल टू 10.5। डियर स्टूडेंट, देखें अब हुआ क्या। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि फंक्शन की प्रोटोटाइप और फंक्शन की डेफिनेशन की पहली लाइन ये आप इस तरह समझें, अगर प्रोटोटाइप ऊपर लिखी है तो वहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स लिख देंगे, और अगर डेफिनेशन जो है वो आप मेन से पहले लिखेंगे तो फिर आपको पता है कि जब आप डेफिनेशन मेन से पहले लिखते हैं तो फिर आपको प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो है वहाँ पे लिख देंगे। तो होता क्या है, आप इस फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल विद 0, 1 और 2 आर्गुमेंट्स। कैसे? एक छोटा सा फंक्शन जो है, एक छोटा सा फंक्शन हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वही फंक्शन जो कि अभी शुरू से हम लेते आ रहे हैं, कि i और x की वैल्यू को जो क्या करेगा, i और x की वैल्यू को प्रिंट करता है। अब अगर स्क्रीन पर आप देखें तो मेन में है हमारे पास मेन फंक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन फंक्शन जो हैं उनको हम देखेंगे जो कॉल हो रहे होंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट वन है, पहला जो हमारे पास फंक्शन है, अगर आप देखें जो कि इसको कोई जो है आर्गुमेंट्स या वैल्यू जो है विद नो आर्गुमेंट्स, हम इसको जब हम कॉल कर रहे हैं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी आपके सामने। इसकी आउटपुट वही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो कि हम इसको पास कर रहे हैं, i इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 10.5। इन दिस कॉल नो आर्गुमेंट इज पास्ड। अगर आप देखें कि ये जो कॉल हमने की है इसमें हमने कोई आर्गुमेंट जो है वो पास नहीं किया, देयरफॉर बोथ द पैरामीटर विल यूज देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। तो वो जो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो हैं वही क्या होंगी, प्रिंट होंगी। तो इसी तरह अगर आप सेकंड फंक्शंस देखें जिसको हम एक वैल्यूज जो है वो पास कर रहे हैं, इन दिस केस द फर्स्ट पास्ड इन आर्गुमेंट इज असाइंड टू द फर्स्ट वेरिएबल, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल i, and the variable x takes its default value in this case. So output is i equal to 2 and x equal to 10.5। यहाँ पे आप देखें कि जो वैल्यूज़ आपने दी है तो वो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है उसको असाइन हुई है, जबकि आपके पास जो सेकंड वैल्यूज़ है वो ऐसे ही जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी वही आउटपुट में डिस्प्ले हुई है। एंड द थर्ड फंक्शन अगर आप देखें कि थर्ड फंक्शन जो है इसमें हमने टू वैल्यूज जो है, इन दिस केस 1 इज असाइंड टू i, 2 इज असाइंड जो है 2 इज असाइंड टू i एंड 12 इज असाइंड टू x। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हैं वो आप पास कर रहे हैं। तो पहली जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी i को असाइन होगी और सेकंड जो वैल्यू है वो x को असाइन होगी। तो यहाँ पे दो बातें जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है।
कि while calling functions, जब आप functions को कॉल कर रहे होंगे, the arguments are assigned to the parameters from left to right, यानी कि जो आर्गूमेंट जो हैं वो असाइन हो रहे होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सपोज अगर आप ये कहें कि जैसे कि सेकंड फंक्शन जो कॉल हो रहा है, तो देखें वहाँ पे एक ही वैल्यूज़ जो है वो पास हो रही है, और वो पहला जो वेरिएबल लेफ़्ट से जो पहला वेरिएबल आ रहा है आई, उसको असाइन हो रही है, तो सेकंड जो है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहा है। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, you cannot omit the value at the beginning of the list. You can omit them from the right hand side. तो ये बात जो है, ये रूल जो है, आपने इसको इस तरह समझना है। और it is important to keep in mind that the parameters with default values on left cannot be left. It is important to keep in mind that the parameters with default values on left cannot be left out, but it is possible for the parameter with default values on right side. अगर फंक्शन की डेफिनेशन में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, तो इसी रूल की वजह से यू हैव टू रियलाइज़ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो राइट टू लेफ़्ट जो है वो सप्लाई करनी चाहिए। रिमेंबर, whenever you want to use default values inside a function, the parameters with default values should be on the extreme right of the parameter list. And as I said earlier, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि you cannot omit the value at the beginning of the list. You can omit them from the right hand side. So dear student, ये फीचर जो है ये C में नहीं था, C++ में आया है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। आप स्टार्ट में हम थोड़ा थोड़ा जो है आपको जो है आप ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, ये है कि आप जो है स्टडी से काफ़ी टाइम हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पटरी पे चढ़ाना है। ये ना हो कि अभी आप एकदम इतना ज़्यादा आपको कोर्स या काम दिया जाए, तो ये ना हो कि आप बिल्कुल ही ना करें। तो प्लीज़ जो है इसको सीरियस लेना है आप लोगों ने। जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो बताई जाएंगी, जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी, प्लीज़ उसे टाइम पे करेंगे। और आपको पता है अच्छी तरह कि हमने 5 वीक्स का जो कोर्स है, लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने HUMLMS पे जो है वो अपलोड किए हुए हैं, आपने पढ़ना भी शुरू किया हुआ है। तो अभी मैं साथ साथ आपको इस तरह ऑडियो लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको सेंड करता रहूँगा, और साथ साथ जो असाइनमेंट्स होंगी वो भी आपको मैं इस तरह देता रहूँगा। जैसे कि आज मैंने आपको एक थोड़ा सा काम देना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको वही डेव C++ में, जिसको हमने सेकंड सेमेस्टर में यूज़ किया था, उसमें ही आपने इस प्रोग्राम को बनाना है। और फिर प्रोग्राम बनाने के बाद आपने, अभी मैंने यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें मैंने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से रिलेटेड जो है एक प्रोग्राम है। आपने इसको क्या करना है कि रन करना है। आपने इसको पहले लिखना है डेव C++ में, और फिर आप क्या करेंगे, इसको आपने रन करना है, और इसकी जो आउटपुट है वो मुझे आप लोगों ने मैं ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा जो बना हुआ है, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो इशू जो भी होता है हमारा स्टडी से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने इस असाइनमेंट्स को सबमिट करना है।
तो जब मैं आपको इसका लिंक भेजूँगा, ये ऑडियो आपको भेजूँगा लेक्चर, और फिर साथ में आपको बताऊँगा कि असाइनमेंट्स आपने कब तक सबमिट करनी है या आपकी लास्ट जो डेट है, ड्यू डेट जो है वो कौन सी है। तो प्लीज़ साथ साथ इसको आपने देखना है और पढ़ना है, और साथ प्रैक्टिकल काम जो है वो बहुत लाजमी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप प्रैक्टिकल काम करेंगे वो हमारा एज ए लैब जो है वो भी कंसिडर होगा, ठीक है, कि हमने लैब जो है वो फिर मैं आपने मुझे सेंड भी करना होगा। और फिर इसी तरह किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर से, ये जो भी टॉपिक है, नो नीड टू हेजिटेट, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्लेस कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर, और एनी टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर टॉपिक और आवर कोर्स। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों ने करना है, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको टॉपिक वाइज जो है वो हम आपको इस तरह मैं लेक्चर भेजता रहूँगा। इसको आप स्टडी करें, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो काम मैं दूंगा प्लीज़ ऑनेस्टली और सीरियस हो कि उसको आपने करना है। काम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लाजमी आपने प्रैक्टिकल करना है और इसको आपने देखना है। थैंक यू वेरी मच।